करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला और पोशीदा राज़ों का जानने वाला है। खौफनाक कहानियों के मौज़िज़ नाज़रीन और सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। मेरे चैनल पर आपकी मोहब्बत और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि इन कहानियों के ज़रिए आपको उन अनदेखी दुनिया के उन पहलुओं से रोशनास कराना है जिन पर अक्सर लोग यकीन नहीं करते, जब तक कि वो खुद उनका तजुर्बा न कर ले। आज की कहानी भी एक ऐसे ही तजुर्बे पर मबनी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, और कुछ राजों पर पड़ा पर्दा कभी नहीं उठाना चाहिए। तो हस्बे मामूल अपनी कुर्सियों को मजबूती से थाम लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो हिम्मत जमा कर लें, बत्तियां बुझा दें और हेडफोन्स कानों पर लगा लें, क्योंकि आज की दास्तान आपको वक्त और हकीकत के उस पार एक ऐसी यखबस्ता रात में ले जाएगी जिसकी याद भी रूह को मुंजमद कर देती है। आज की ये खौफनाक कहानी कामरान भाई शेयर कर रहे हैं। कामरान कहते हैं कि हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं, और आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है। ये आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात नहीं, बल्कि पिछले साल सर्दियों की ही बात है। कामरान कहते हैं, मेरा एक कज़न है इमरान, जो कराची में रहता है। हमारे दरमियान काफ़ी बेतकल्लुफ़ी है और हम अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करते हैं। एक रात तकरीबन 1 बजे का अमल होगा, मुझे इमरान का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट और घबराहट थी, जो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी। मैंने परेशान होकर पूछा, इमरान खैरियत तो है? इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक है आंटी वगैरह? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कामरान सब ठीक है, बस तुझे एक बात बतानी थी। शायद तू यकीन ना करे, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फिर उसने मुझे वो पूरा वाक़या सुनाया जो उसके साथ कोरंगी कब्रिस्तान के पास पेश आया था। उसने बताया कि कैसे वो और उसके दोस्त सख्त सर्दी में एक अनजान ठेले पर चाय पीने रुके। उसने उस ठेले वाले की पुरस्रार बातों का जिक्र किया, उस बूढ़े शख्स के बारे में बताया जो कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके बैठता था और किसी से बात नहीं करता था। फिर उसने बताया कि कैसे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो उस बूढ़े के पीछे कब्रिस्तान में गए और उसे कब्रों के दरमियान गायब होते देखा, और फिर एक औरत की गज़बनाक आवाज़ सुनी जिसने उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। इमरान की आवाज़ में खौफ इतना हकीकी था कि फ़ोन पर भी मेरे बाजुओं पर झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने आखिर में कहा, कामरान यार मजाक मत समझना, इन चीज़ों से दूर ही रहना, ये वो दुनिया है जिसका हमें कोई इल्म नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी और फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे जहन में एक तूफ़ान बर्पा हो चुका था। मैं कोई भूत प्रेत पर अंधा यकीन रखने वाला शख्स नहीं था, लेकिन इमरान की कहानी में एक सच्चाई थी, उसके खौफ में एक हकीकत झलक रही थी। मेरे अंदर का अक़लियत पसंद जहन उसे वहम और अंधेरे का खेल करार दे रहा था, लेकिन दिल की किसी कोने में एक तजस्सुस की चिंगारी भड़क उठी थी। मैंने सोचा कि लाहौर में भी तो मियानी साहब का कब्रिस्तान है, जो न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्कि कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है। सदियों से ना जाने कितने राज उसकी मिट्टी तले दफन होंगे। क्या यहाँ की रातों में भी ऐसे ही भेद छुपे होंगे? ये ख्याल मेरे जहन में कीड़े की तरह कुलबुलाता रहा। अगले रोज़ मैं अपने जिगरी दोस्त फराज के साथ बैठा था। फराज मेरी ही तरह निडर, या यूं कहें कि बेवकूफ़ी की हद तक बहादुर, और हर वक्त किसी न किसी एडवेंचर की तलाश में रहता था। हमने कॉलेज के ज़माने में कई वीरान हवेलियों और पुरानी इमारतों में रातें गुजारने की शर्तें लगाई थीं। मैंने बातों बातों में उसे इमरान वाली कहानी सुनाई। मैं तवक्को कर रहा था कि वो हंसेगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो फ़ौरन अपनी नशिस्त से उठा और जोश से बोला, कामरान यार ये तो चैलेंज है। कराची के भूत अगर इतने पुरस्कार हैं तो चलो आज रात मियानी साहब चलते हैं, देखते हैं लाहौर के राजों में कितना दम है। उसके लहजे में वही पुराना वाला जोश था, लेकिन इस बार मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था। इमरान की सहमी हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उसे टालने की कोशिश की, नहीं यार फराज छोड़, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो कब मानने वाला था। उसने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ओहो तो डर गया कराची वालों से। बस उसका ये कहना था कि मेरी गैरत जाग उठी और मैंने हामी भर दी। हमने फैसला कर लिया,
जनवरी की वो एक ऐसी रात थी जब सर्दी हड्डियों के गूदे तक उतर रही थी। धुंध इतनी शदीद थी कि चंद कदम के फासले पर कुछ नजर नहीं आता था। हमने मोटरसाइकिल निकाली, गर्म कपड़ों की कई तहें पहनी और रात के तकरीबन 11:30 बजे मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। लाहौर की जो सड़कें दिन में ट्रैफिक और जिंदगी से भरपूर होती थीं, उस वक्त एक वीरान फिल्म का सेट लग रही थी। हमारी बाइक की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई एक मध्यम सा रास्ता बना रही थी और इंजन की आवाज़ उस भयानक खामोशी में बहुत बुलंद महसूस हो रही थी। जैसे जैसे हम कब्रिस्तान के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी बोझल होता जा रहा था। कब्रिस्तान की तवील पुरानी दीवार किसी कदीम देव की तरह अंधेरे में खड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने दरख्त थे, जिनकी शाखें किसी चुड़ैल के बालों की तरह फैली हुई थी। फराज बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा इमरान की कहानी को याद करके दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। हमारी नज़रें किसी चाय के ठेले को तलाश कर रही थी। हम कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे से काफ़ी आगे निकल आए, उस इलाके की तरफ जहां आबादी तकरीबन ख़त्म हो जाती थी और सड़क के एक तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ खाली प्लॉट और झाड़ियां थीं। अचानक फराज ने बाइक की रफ्तार कम की। वो देख, उसने सर से इशारा किया। सड़क के किनारे एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। वो एक पुराना सा केतली लैंप था जो एक छोटे से लकड़ी के ठेले पर रखा था। ये मंजर इतना गैर मुतवक्के और इमरान की कहानी से इतना मिलता जुलता था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल हलक में आ गया। हमने बाइक रोकी और उसकी तरफ बढ़े। ठेले के पास एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 60-65 साल से कम न होगी, एक पुराने से लकड़ी के स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। कोयलों की धीमी आंच पर एक काले रंग का पतीला रखा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे सूखे हुए दरिया का पैंदा, और सफ़ेद दाढ़ी उसके सीने पर फैली हुई थी। उसके हाथ, जो उसने अपनी गोद में रखे हुए थे, चाय के दागों और मेहनत से काले पड़ चुके थे। सर्दी से हमारे दांत बज रहे थे। हमने उसके पास जाकर आहिस्ता से आवाज़ दी, बाबा जी, चाय मिलेगी? उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में नींद का खुमार नहीं, बल्कि एक गहरी सदियों पुरानी थकन थी। उसने हमें एक नज़र सर से पांव तक देखा, जैसे तौल रहा हो कि हम कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर बगैर कुछ कहे उसने सर हिला दिया। उसने 2 पुराने शीशे के गिलास उठाए, उन्हें कपड़े के एक मैले से टुकड़े से साफ किया और पतीले से गाढ़ी खुशबूदार चाय उनमें उंडेली। चाय से उठने वाले भाप के मरगोले और उसमें से आती इलायची और शायद सौंफ की मिली जुली महक ने उस सर्द और पुरअसरार माहौल को और भी अजीब बना दिया था। हमने चाय के गिलास थामे। उनकी गर्मी हमारे ठिठुरते हाथों को सुकून पहुंचा रही थी। हमने चाय का पहला घूंट भरा और यकीन मानिए, ऐसी लजीज और कड़क चाय मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। उसका जायका आम चाय जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सी मिठास और एक अपनायत थी, जैसे ये सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी गरमा रही हो। हम वहीं खड़े चुपचाप चाय पीते हुए उस बाबा जी को देखते रहे। मैंने बात शुरू करने की गर्ज से पूछा, बाबा जी, आपका नाम क्या है? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अपनी भारी धीमी आवाज़ में बोला, रशीद। फराज, जो अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, अपने मखसूस अंदाज में पूछा, बाबा रशीद, इतनी रात को इस वीराने में कब्रिस्तान के पास अकेले डर नहीं लगता? बाबा रशीद ने एक ठंडी सांस भरी, जो धुएं की शक्ल में उसके मुंह से निकली। वो बोला, बेटा, डर तो जिंदों से लगता है, मुर्दे तो बेजरर होते हैं। वो तो अपनी दुनिया में मगन है। अब तो आदत हो गई है। शुरू में दिल घबराता था, तरह तरह के वहम आते थे, लेकिन अब यही मेरा ठिकाना है, यही मेरा सुकून है। उसके लहजे में एक ऐसी संजीदगी और ठहराव था जिसने फराज को भी खामोश करा दिया। मैंने हिम्मत की और इमरान की कहानी को जहन में रखते हुए पूछा, बाबा जी, आपने ये ठेला यहीं क्यों लगाया? शहर में किसी रश वाली जगह पर लगाते तो आपकी चाय तो हाथों हाथ बिकती। इसका जायका बहुत खास है। इस पर बाबा रशीद के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, कुछ जगहें इंसान खुद नहीं चुनता, जगहें उसे चुन लेती हैं। मैं पहले स्टेशन पर काम करता था। वहाँ दूसरे ठेले वालों से रोज़ लड़ाई झगड़ा, ग्राहकों पर तकरार। एक दिन दिल इतना बुरा हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ निकल आया। इस बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया। उस रात एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं मायूस होकर जाने ही वाला था कि ठीक आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर से एक बुजुर्ग आए। सफ़ेद लिबास, चेहरे पर ऐसा नूर की आंखें खीरा हो जाएं। उन्होंने एक कप चाय पी, पैसे मेरे हाथ पर रखे और बगैर कुछ बोले वापस उसी अंधेरे में चले गए जहाँ से आए थे। उस दिन के बाद से मेरा रिस्क यहीं से जुड़ गया है। उसकी बातें सुनकर हमारे अंदर का तजस्सुस और भी बढ़ गया। फराज ने अब की धीमी आवाज़ में पूछा, बाबा जी, क्या आपने यहाँ कभी कोई अजीब चीज़ देखी या महसूस की है? कोई आवाज़, कोई साया?
ये सुनकर बाबा रशीद की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उसकी नज़रें सामने कब्रिस्तान की दीवार पर जम गई। वो बोला, बहुत कुछ। कभी कभी रात के पिछले पहर जब हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा मेरे कपों को तरतीब दे रहा है। कभी चम्मचों के टकराने की आवाज़ आती है, पलट कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से किसी औरत के धीमे धीमे सिसकने की आवाज़ आती है, ऐसी सिसकियाँ जिनमें सदियों का दर्द भरा हो। मैं वहम समझकर दिल को तसल्ली दे लेता हूँ। उसने बात जारी रखते हुए कहा, और वो बुजुर्ग जिन्होंने पहली बार मुझसे चाय पी थी, वो हर रात आते हैं ठीक 12:30 बजे के बाद। वो कभी कुछ नहीं बोलते, बस आते हैं, उसी कोने में रखी टूटी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हैं और उनका चेहरा हमेशा कब्रिस्तान की तरफ होता है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। उनकी खामोशी में एक हैबत है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि अचानक हवा का एक सर्द झोंका आया, जिससे केतली लैंप की लौ बुरी तरह भड़की और तकरीबन बुझ गई। हमने सड़क के उस पार कब्रिस्तान की दीवार के साथ एक साया हरकत करता देखा। वो एक बूढ़ा शख्स था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इमरान ने बताया था और जैसा बाबा रशीद ने जिक्र किया था। लंबा कद, सफ़ेद लिबास जो उस अंधेरे में भी चमक रहा था, हल्की सफ़ेद दाढ़ी और चाल में एक अजीब सी मतानत। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलता हमारे ठेले की तरफ आ रहा था। इतनी शदीद सर्दी में उसने सिर्फ एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी और उसके चेहरे पर सर्दी का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। फराज ने घबराकर मेरी कोहनी दबाई। हम दोनों की सांसें जैसे रुक सी गईं। हमारी नजरें उसी बुजुर्ग पर जमी हुई थी। वो आया और ठेले से थोड़े फासले पर रखी एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा वाकई कब्रिस्तान की तरफ था और उसकी आंखें जैसे अंधेरे में किसी एक नुक्ते पर जमी हुई थी। उसके आने से माहौल में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। बाबा रशीद ने बगैर कुछ कहे, जैसे ये एक रोज़ का मामूल हो, एक कप चाय का भरा और उसके सामने मेज़ पर रख दिया। उसकी हरकत में एक मशीनी बंद था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की और उस बुजुर्ग के करीब जाकर बैठ गया। फिजा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी तरह खला में घूरता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वो इस दुनिया को देख ही नहीं रहा था। मैंने फिर पूछा, बाबा जी आप इस वक्त यहाँ, खैरियत तो है इस सर्दी में? इस बार उसने आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें, या अल्लाह, वो आंखें, उनमें ना गुस्सा था ना हैरत, बस एक अथाह गहराई थी, एक ऐसी उदासी थी जिसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। उसकी नज़रें जैसे मेरे वजूद के आर पार हो गईं। मैं बुरी तरह सहम गया। उसने एक कांपती हुई सरगोशी जैसी आवाज़ में, जो जैसे हवा में तहलील हो रही थी, कहा, इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। बस ये एक जुमला बोलकर वो खामोश हो गया। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे खुश्क पत्ते कब्र पर सरसरा रहे हों। फराज ने मुझे इशारे से वापस बुला लिया। बाबा रशीद ने भी हमें आंखों ही आंखों में मना किया कि उसे मज़ीद कुछ न कहें। वो बुजुर्ग चंद मिनट वहाँ बैठे। उन्होंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया, फिर उठे, चाय के पैसे मेज़ पर रखे और चुपचाप उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे आए थे, यानी कब्रिस्तान की तरफ। हमारे अंदर का खौफ अब तजस्सुस पर गालिब आ चुका था, लेकिन हम बाज ना आए। हमने जल्दी से बाबा रशीद को पैसे दिए और चुपके से कुछ फासला रखकर उन बुजुर्ग के पीछे चल पड़े। वो कब्रिस्तान के पुराने जंग आलूद मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर रुके। एक लम्हे को उन्होंने पलटकर हमारी तरफ देखा। उनकी नज़रों में कोई तासुर नहीं था और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कब्रिस्तान के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी और माहौल को मजीद डरावना बना रही थी। लेकिन वो बुजुर्ग एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गए जहां घुप अंधेरा था। हम भी डरते डरते एक दूसरे का हाथ थामे उनके पीछे। वो पुरानी टूटी फूटी कब्रों के दरमियान से ऐसे सुकून से गुजर रहे थे जैसे ये उनका रोज़ का रास्ता हो। वो चलते चलते एक बड़े, बहुत पुराने पीपल के दरख्त के पास पहुँचे जिसकी शाखें ज़मीन तक झुकी हुई थीं। वो इस दरख्त के पीछे मुड़े और बस वो गायब हो गए, जैसे हवा में तहलील हो गए हों। हमने कुछ सेकंड इंतज़ार किया, सोचा शायद दूसरी तरफ से निकलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
हमारी तो जैसे जान ही निकल गई। हम दोनों खौफ से एक दूसरे से चिपक गए। फराज की बहादुरी का सारा भूत उतर चुका था और उसका रंग पीला पड़ गया था। अभी हम इस सदमे से निकले भी नहीं थे कि हमारे कानों में वही सिसकियों की आवाज़ आई जिसका जिक्र बाबा रशीद ने किया था। ये एक औरत की आवाज़ थी जो बहुत करीब से उसी पीपल के दरख्त के पीछे से आ रही थी। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, ये जगह जिंदों के लिए नहीं है, ये हमारे दुख की जगह है। आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और इल्तिजा का एक ऐसा इम्तिजाज था जिसने हमारे दिल चीर दिए। हमने आवाज़ की सिमत में देखा तो पीपल के दरख्त के साए से एक स्याह हयूला नमूदार हुआ। एक औरत जिसने सर से पांव तक काला लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे और लंबे बालों में छिपा हुआ था। वो हमारी तरफ बढ़ी। उसका चलना आम इंसानों जैसा नहीं था, वो जैसे ज़मीन पर तैर रही थी। ये मंजर हमारी बर्दाश्त से बाहर था। हम चीखते हुए वहाँ से भागे। हम कैसे कब्रिस्तान से बाहर निकले, कैसे बाइक तक पहुँचे, हमें कुछ होश नहीं था। हम अंधाधुंध भाग रहे थे, कब्रों से टकराते, झाड़ियों में उलझते। जब हम हाँफते कांपते बाबा रशीद के ठेले पर पहुँचे तो उसने अपना सामान समेट रहा था। उसने हमें इस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात थे। वो बोला, मैंने मना किया था ना, तुम लोग क्यों गए उसके पीछे? तुमने उनकी खलवत में खलल डाला है। वो किसी को कुछ नहीं कहते, अपने दुख में गुम रहते हैं। मैंने कांपती आवाज में हाँफते हुए पूछा, बाबा जी खुदा के लिए बताएं, ये कौन थे? वो बुजुर्ग और वो औरत, वो क्या था? बाबा रशीद ने गहरी सांस ली और बोला, बैठो, अब जब तुमने राज देख ही लिया है तो आधा सच जानकर मत जाओ, वरना वहम तुम्हें मार डालेगा। उसने हमें बताया वो बुजुर्ग रहीम बख्श थे। आज से कोई 20 साल पहले वो इसी कब्रिस्तान के चौकीदार थे। एक नेक और मोहब्बत करने वाले इंसान। उनकी एक ही बेटी थी, जुबैदा। वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। जुबैदा की शादी हुई लेकिन उसका शौहर एक जालिम और लालची इंसान निकला। वो रोज उसे जहेज के लिए मारता पीटता था। एक मनहूस रात उसने जुबैदा को इतना मारा कि वो मर गई। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने रात के अंधेरे में उसकी लाश को इसी कब्रिस्तान में कहीं एक बेनाम गड्ढा खोदकर दफना दिया और शोर मचा दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। रहीम बख्श अपनी बेटी के किरदार पर यह दाग बर्दाश्त न कर सका। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। वो हर रात कब्रिस्तान के कोने कोने में अपनी बेटी को जुबैदा जुबैदा कहकर पुकारता था। इसी गम में घुल घुल कर वो एक रात उसी पीपल के दरख्त के नीचे दिल का दौरा पड़ने से मर गया। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तो क्या वो दोनों रूहें हैं? बाबा रशीद ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ बेटा, रहीम बख्श की रूह आज भी अपनी बेटी का इंतजार करती है कि वो वापस आएगी, और जुबैदा की रूह अपने बेगुनाह मारे जाने और अपने बाप की पुकारों का जवाब देने के लिए भटक रही है। वो हर रात एक दूसरे को तलाश करते हैं, एक ही जगह पर होते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। शायद कुदरत ने उनकी मुलाकात बरज़ख में लिखी है। वो बुजुर्ग मेरे पास इसीलिए आते हैं कि उन्हें इस चाय में अपनी जिंदगी की झलक मिलती है, जब वो जिंदा थे और खुश थे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जुबैदा की रूह दुख में है। वो नहीं चाहती कि कोई जिंदा इंसान उनके गम और उनकी जगह पर आए। वो औरत जो तुमने देखी वो जुबैदा ही थी। बाबा रशीद ने अपनी आंखें साफ की और बोला, अब तुम लोग जाओ और दोबारा कभी रात को इस तरफ मत आना। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है। उनकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। उनके दुख को मत छेड़ो। उस रात हम घर कैसे पहुंचे ये हमें ही मालूम है। कई रातों तक हमें नींद नहीं आई। वो उदास आंखें, वो दर्द भरी सिसकियां और वो जुमला, इंतजार खत्म नहीं होता, हमारे कानों में गूंजता रहा। फराज जैसा निडर लड़का भी कई दिन बुखार में मुब्तला रहा। इस वाक़े के कुछ महीनों बाद जब हमारी हिम्मत कुछ बहाल हुई तो हम दिन के वक्त मियानी साहिब कब्रिस्तान गए। हमने वहाँ के एक पुराने गोरकन से, जो खुद भी काफ़ी बुजुर्ग था, रहीम बख्श चौकीदार और उसकी बेटी जुबैदा के बारे में पूछा। पहले तो वो टालता रहा, फिर जब हमने इसरार किया तो उसने तस्दीक की कि ऐसा एक चौकीदार वाकई था और उसकी बेटी भी लापता हुई थी। उसने हमें पीपल के दरख्त के पास एक बेनाम टूटी हुई कब्र भी दिखाई और कहा कि लोग कहते हैं ये उसी बदनसीब लड़की की कब्र है। अल्लाह उसके बाप को सब्र दे। ये कहते हुए उसे मालूम नहीं था कि बाप भी इस दुनिया में नहीं। उस दिन के बाद हम कभी उस सड़क पर रात को नहीं गए। मुझे नहीं मालूम कि बाबा रशीद का ठेला अब भी वहाँ है या नहीं। क्या रहीम बख्श आज भी वहाँ अपनी बेटी के इंतज़ार में चाय पीने आते हैं? क्या जुबैदा की सिसकियाँ आज भी रात की खामोशी को चीरती हैं? हमने दोबारा जानने की कोशिश नहीं की। जैसा कि बाबा रशीद में कहा था, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। हमने उनकी उदास दुनिया में मज़ीद दखल अंदाजी करना मुनासिब न समझा। तो ये थी कामरान भाई की भेजी हुई खौफनाक और दर्दनाक कहानी।
वाकई कुछ चीज़ें हमारी समझ से बालातर होती हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इस दुनिया के पार भी एक दुनिया है जिसके अपने कानून और अपने दुख सुख हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये तफसीली कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद सच्ची और खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।